आज फिर अब हम इस चैप्टर में लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी बात करने वाले हैं। अभी तक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में 3 चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखा। नंबर 1, न्यू रेशो कैलकुलेशन। जब भी नया पार्टनर आएगा सबसे पहली प्रॉब्लम है कि नए पार्टनर को कितना % प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और वो जो परसेंटेज नए पार्टनर को मिलेगी उसको लेकर कहाँ से आना है। ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर की पॉकेट से निकालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हमने सबसे पहले सीख ली। दूसरा, हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी सीखी। ये गुडविल की वैल्यूएशन सिर्फ एडमिशन में नहीं की जाएगी, जब भी पार्टनरशिप में किसी भी किस्म का मॉडिफिकेशन होगा, चाहे कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी और हमेशा उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से हमने सीखी है। तीसरी है, हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उससे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता है वो किस तरह से इफेक्ट होता है और उसकी कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। अब फाइनल स्टेप, नए पार्टनर का एडमिशन होने से फर्म के बिजनेस के टोटल पोजीशन पे क्या चेंज आते हैं। मतलब अगर हम पार्टनर को एडमिट कर ले तो उसके बाद हमारी बैलेंस शीट, उसके बाद हमारे बिजनेस का क्या लुक होगा। हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी, उसके अलावा हमारी असेट्स में कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा, और उसके अलावा कुछ नई एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत होगी जो आज हम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पूरा का पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आज जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हमें अपडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, बट आज वो सारा काम नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस समय नए पार्टनर का एडमिशन होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और करनी होती है एडजस्ट, वो है जितने भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। अगर हमने कुछ प्रॉफिट बचाया हुआ है, समझ लो ऐसे जैसे गुल्लक में पैसे जोड़ रखे हैं, कल को सी का एडमिशन होने वाला है। आज अगर आपने गुल्लक नहीं फोड़ी तो कल को सी भी उस गुल्लक में जमा पैसे पे अपना हक जमाने लगेगा जिस पे उसका कोई हक बनता नहीं है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे एक टाइमलाइन डालता हूँ। मैं कहता हूँ कि से जब 1 जनवरी 2011 था तो ए और बी ने पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की थी, और ए और बी ने पार्टनरशिप की स्टार्टिंग आपस में 3:2 की रेशो में की थी। कई साल उन्होंने बिजनेस चला लिया और जो बिजनेस चलाया उसमें प्रॉफिट भी काफ़ी कमाया। कुछ प्रॉफिट तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कुछ प्रॉफिट उन्होंने कहीं पर रिजर्व में रखा हुआ है। इज़ लाइक जैक गुल्लक में पैसा जोड़ा हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने फैसला किया कि बिजनेस को बढ़ाना है तो नई कैपिटल की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है। 1 जनवरी 2017 को उन्होंने सी को ऑफर किया पार्टनरशिप में आने के लिए। इस डेट से पार्टनरशिप में चेंज होगा और ए एंड बी एंड सी 3 लोग पार्टनर बन जाएंगे, और उन्होंने अपनी रेशो 3:2:1 डिसाइड भी कर ली। मेरा यहाँ पे सवाल यह है कि अगर इस ड्यूरेशन के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है तो वो प्रॉफिट क्या सी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा? नहीं। सी के साथ हम कौन सा प्रॉफिट शेयर करेंगे? जो 1 जनवरी 2017 के बाद कमाया गया उसमें सी का शेयर है 1/6, लेकिन अगर उससे पहले कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉफिट है उसमें सी को कोई भी प्रॉफिट मांगने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कोई पैसा, कहता हूँ कि गुल्लक में जमा कर रखा है। ऑब्वियसली जो जमा किया हुआ पैसा वो सारा किसका पैसा है? ए और बी का। अगर इन्होंने ये गुल्लक नहीं तोड़ी, कल को ये गुल्लक सी के सामने आ जाएगी, और अगर अब गुल्लक फोड़ी तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें सी का हिस्सा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सी के रहते हुए जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसमें सी का हिस्सा ज़रूर होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सारी गुल्लकें फोड़ देंगे। मतलब अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर, आपको आपके बिजनेस के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी रिजर्व नज़र आ रहा है, कोई भी प्रॉफिट बैलेंस नज़र आ रहा है, उसे फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। जब कोई रिजर्व छोड़ेंगे नहीं तो सी क्लेम कहाँ से करेगा, और अगर हम नया रिजर्व क्रिएट करेंगे तो सी का हक बनता ही है उसके अंदर। तो अब जो न्यू आगे बिजनेस शुरू होगा वो एक नया बिजनेस शुरू होगा एक तरह से, जिसमें सी का भी शेयर होगा और सी को उसके लिए कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, इसमें ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। दिक्कत वहाँ पे है कि कुछ प्रॉफिट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। प्रॉफिट हो गया है लेकिन बुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को आज हम करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड तो जितने भी प्रॉफिट हमें नज़र आ जाएंगे वो तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कभी कभी ये प्रॉफिट हमें नज़र नहीं आएंगे। कैसे नज़र नहीं आएंगे? लाइक मैं कहता हूँ, इन्होंने जब बिज़नेस शुरू किया था तो एक
शॉप परचेज़ की थी, बिल्डिंग, ये जो शॉप उन्होंने परचेज़ की थी वो 4 लाख रुपए में परचेज़ की थी। अब आपको तो पता ही है बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ भी जाती है। पता चला कि ये बिल्डिंग जो 4 लाख की इन्होंने तब खरीदी थी, आज मार्केट में इसका प्राइस 10 लाख तक पहुंच गया, लेकिन इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट अपडेट ही नहीं किया। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पुरानी वैल्यू होती है उसी को बढ़ाते जाते हैं। डेप्रिसिएशन का चैप्टर वैल्यू कम करना सिखाता है, लेकिन कोई चैप्टर वैल्यू को बढ़ाना तो सिखाता ही नहीं है कि एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो उसमें ऐड भी करो, घट जाए तो घटाने की तो बात होती है, बढ़ाने की तो बात भी नहीं की। अब बताओ इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो तुमने अभी तक रिकॉर्ड में नहीं किया लेकिन हो गया। कितना? 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक इसकी एंट्री नहीं की गई है। अच्छा, अगर बाई चांस ये इसे इग्नोर कर दे, 2-4 साल के बाद इन्होंने बिल्डिंग को बेचने का फैसला किया, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो उनके बुक्स में बिल्डिंग कितने की नजर आएगी? 4 लाख की पड़ी रह जाएगी। बाद में हमने उसे बेचा से 12 लाख की बिकी। अब नया प्रॉफिट, नया पार्टनर कहेगा देखो जी 4 लाख की बिल्डिंग थी और 12 लाख की बिकी है, तो हमने कितना प्रॉफिट इसका मतलब कमाया? 8 लाख रुपए। मुझे 8 लाख में छठा हिस्सा चाहिए, जबकि ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी अदर पार्टनर के साथ, क्योंकि कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो उसके एडमिशन के वक्त हो चुका था। अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया होता तो पोजीशन ये होती कि 10 लाख की बिल्डिंग के बाद वो 12 लाख की बिकी। इसका मतलब सिर्फ 2 लाख का ऐसा प्रॉफिट है जिसमें सी का छठा हिस्सा बनता है, और ये जो बीच में 6 लाख का प्रॉफिट है, इसमें सी का कोई हिस्सा नहीं बनता। इसको सिर्फ 2 लोग बांटे और इसको बांटे 3 लोग। ये होना चाहिए रूल। जो भी प्रॉफिट एडमिशन से पहले तक अचीव हो चुके हैं उसमें नए पार्टनर का कोई भी हिस्सा नहीं बनता। इसलिए हम जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट नजर आएंगे उनको तो डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो बैलेंस शीट में अभी तक नजर नहीं आ रहे उन्हें नजर में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? हम मार्केट की स्टडी करेंगे, पूरी मार्केट की स्टडी करेंगे, और हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनका करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करोगे, कई चीज़ों की कीमतों में तुम्हें फ़र्क नजर आएगा। कईयों के प्राइस बढ़ चुके होंगे और कईयों के प्राइस घट चुके होंगे। बढ़ोतरी हुई है तो, और अगर कमी हुई है तो, जो भी ये प्रॉफिट लॉस है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर के हिस्से आना चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर के वक्त ही हुआ है। नए पार्टनर का इसमें कोई भी शेयर नहीं होगा। कल से नया पार्टनर एडमिट कर लिया जाएगा और अब जो भी प्रॉफिट में चेंज होगा उसमें नए पार्टनर का हिस्सा होगा। कॉमन समझ में आ गया क्या प्रोसीजर करने वाले हैं? तो ये सारा काम करने के लिए हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने नहीं किया, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप क्या कर रहे हैं? मार्केट की स्टडी करके करंट प्राइस पता लगा रहे हैं, तो इसके अलावा आपकी एसेट क्या हो जाएंगी? रीवैल्यू की जाएंगी, मार्केट के रेट के ऊपर फिर से लेकर उनको आया जाएगा, और इस प्रोसीजर के लिए जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा वो हमारे लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह शो होने वाला अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट है, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उन पे सिर्फ एक ही रूल काम करता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसी रूल को सिर्फ फॉलो करेंगे और हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी हो जाएगा। कौन कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है उसको देख सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है वो है किसी असेट की वैल्यू हो सकता है मार्केट में बढ़ी हुई मिले। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? सिचुएशन नंबर 1, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज्ड। अगर मार्केट में आपके पास जो असेट पड़ी है उसकी वैल्यू ज़्यादा लगाई जा रही है, लाइक आपके पास गोल्ड पड़ा है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर पड़े हैं, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है पुरानी जो आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए हो गई है। मेरा सवाल ये है कि आपके लिए ये वैल्यू में इंक्रीज होना प्रॉफिट नजर आएगा कि लॉस? प्रॉफिट है, आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है ड्यूरिंग द पीरियड तो आप इसे प्रॉफिट मान के चलेंगे, और जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे क्रेडिट करते थे वहाँ पर उसी का कज़न ब्रदर समझ लो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, वहाँ पर उसे क्रेडिट कर देंगे। तो अगर मैं रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा तो डेबिट किसको करूंगा? जिस असेट की वैल्यू चेंज हुई है उसी को डेबिट करेंगे। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जितना भी प्रॉफिट तुम्हें हुआ उसकी एंट्री बना देंगे। लाइक 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर 50 लाख पे पहुंच गई तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए की एंट्री बना दी जाएगी। अच्छा, इस बात की गारंटी है कि हमेशा असेट की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, हो सकता है मार्केट में प्राइस डाउन भी हो जाए। अगर असेट के बढ़ने पर प्रॉफिट होता है तो असेट की वैल्यू घटने पर क्या होगा? लॉस होगा। तो दूसरी सिचुएशन, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीज्ड,
हमें तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए ना। तो असेट इंक्रीज होने की एंट्री, अब डिक्रीज होने की एंट्री। डिक्रीज पे लॉस होगा तो वही रीवैल्यूएशन अकाउंट जो पहले क्रेडिट हुआ था प्रॉफिट के वक्त, अब डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जो असेट डेबिट हो रही थी वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे लिखिए टू सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट का मतलब उस असेट का नाम लिखना है जिसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ स्टॉक था जो 2 लाख में हमने खरीदा था, आज मार्केट बड़ी डाउन हो गया, वही स्टॉक जो 2 लाख का था मार्केट में 1.5 लाख रुपए में मिल जाता है। तो हमने तो महंगा खरीद लिया, हमें तो नुकसान हो गया। कितने का, 50,000 रुपीज़ का। हम 50,000 से एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 50,000, जो नुकसान हुआ उसकी एंट्री। ठीक है, फिर बात करते हैं अपनी दूसरी साइड की बैलेंस शीट। एक साइड थी असेट्स, उसकी बात होगी, दूसरी साइड है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में भी तो चेंज हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है लायबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाए। व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ इंक्रीज्ड, अगर हमारी किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, कब बढ़ जाए, अगर आप टाइम पे पेमेंट ना करें, पेनल्टी लग जाए, डिले कर दें, फाइन लग जाए। जहां 1 लाख रुपए भरने थे बैंक के, हमने 2 किस्तें बैंक की जमा नहीं कराई, किस्तें जमा करानी थी। जहां 1 लाख भरना था, फाइन लग के अब 1,10,000 भरना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है 10,000 ज़्यादा चुकाने से तुम्हारे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। और जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिलहाल वहीं पे जाके डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है उसी लायबिलिटी के नाम से एंट्री कर देंगे। लाइक अभी मैंने जो बात की, बैंक लोन 1 लाख का था, अब 1,10,000 भरना पड़ेगा, तो 10,000 का लॉस हुआ, उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10,000। अच्छा, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड, अगर हमारे को कम पैसे चुकाने पड़े, हम बिल्कुल अच्छे टाइम पे पेमेंट करते गए, बैंक से जो लोन लिया था उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, आखिरी किस्त थी, आखिरी किस्त में 10,000 भरने थे, बैंक वालों ने कहा तुम्हारे को डिस्काउंट दे रहे हैं, 10,000 की बजाय तुम 6,000 भर देना, तुम्हारी पेमेंट कंप्लीट मानी जाएगी। तो अगर तुम्हारी लायबिलिटी जो 10,000 की थी 6,000 पे आ गई है, तो तुम्हें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली तुम्हारे पैसे बचेंगे लायबिलिटी कम होने से, और पैसे बचने होने का मतलब है प्रॉफिट हो गया। तो आपको जब लॉस हुआ था तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया था, तो प्रॉफिट हो गया तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, और अब एंट्री हमारी हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यही 4 तरह की सिचुएशन होंगी। कुछ असेट्स बढ़ेंगी, कुछ असेट घटेंगी, और मिक्स सिचुएशन आपके सामने आएंगी। जब ये सारी की सारी एंट्री आप डाल दोगे तो उसके बाद आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट का लुक कैसा हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बनाएंगे उसमें कौन सी एंट्री किस साइड गई है। सबसे पहले असेट की वैल्यू इंक्रीज जब होती है तो प्रॉफिट क्रिएट करती है। तो जितनी भी असेट आपकी इंक्रीज हो गई है, जितनी भी असेट आपकी इंक्रीज हुई है, वो सारी की सारी असेट आपको कौन सी साइड में नजर आएंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट क्रिएट होगा। और अगर वो असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो लॉस हो गया होगा। तो अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में नजर आएंगी। हर असेट जो डिक्रीज होगी डेबिट साइड में। फिर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, ज़्यादा पैसे चुकाना लॉस की बात है। तो अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो लॉस होगा और डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई है, कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो पैसा सेव हो जाएगा और ये हमारे लिए प्रॉफिट बन जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। वो सारी लायबिलिटीज जिनके अंदर हमें कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, प्रॉफिट। फाइनल जो लास्ट एंट्री हमारी होगी, 5वीं एंट्री, वो इनके नेट रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने एक बार 10,000 कमाया और एक बार 5,000 कमाया, तो टोटल प्रॉफिट तो 15,000 का हो गया ना। एक बार हमें 3,000 का नुकसान हुआ और एक बार हमें इसके अंदर मैं कहता हूँ कि 4,000 का नुकसान हुआ, तो 7 का तो नुकसान भी हो गया। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखें, 15,000 कमाया, बाद में 7,000 गवा दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा, 8,000। तो जो 8,000 नेट प्रॉफिट है उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करें नेट प्रॉफिट? तीनों पार्टनर ABC आपस में बांट ले क्या? नहीं, C को दूर रखना। C का एडमिशन होने से पहले ही हम सारा वर्कआउट कर लेंगे, इसलिए जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसमें C का कोई भी शेयर नहीं होगा। आज आखिरी बार हम ओल्ड पार्टनर को सिर्फ कॉल करेंगे और ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। कल से नए पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो ये जो लास्ट एंट्री है, लास्ट जो बैलेंस बचेगा उसकी एक एंट्री और बनानी पड़ेगी। 5th और लास्ट सिचुएशन, फॉर नेट प्रॉफिट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट।
फॉर नेट प्रॉफिट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है जब हम डिफरेंस निकालेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट अगर हुआ तो हमारी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन की, डेबिट से हमें बचेगा, और एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं लगेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो लगेगी सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। अच्छा, इस बात की गारंटी है कि प्रॉफिट ही होगा? नहीं, लॉस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये लिस्ट से बड़ी आ जाए और तुम्हें लॉस हो जाए। लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। और अगर ये वाली से बड़ी हो जाए, मैं कहता हूँ से यहाँ पे 30,000 पे हो गया तो ये 34,000 हो जाएगा। 34 में से 15,000 अगर हम माइनस करें तो 19,000 का अब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। और कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। इसका मतलब ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। अगर आपको लॉस हो गया तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, और रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो गया तो जो एंट्री हमने बनाई थी इसको एकदम उल्टा कर देंगे, पार्टनर हो जाएंगे डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री नोट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं।